साल 2025 के सबसे बड़े धमाके का वक्त आ गया है बॉस। मोदी ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंच गए हैं और आज जो होने वाला है उसने वैसे तो कईयों की नींद ऑलरेडी उड़ा रखी है, लेकिन रात को 2:30 बजे जब आधी दुनिया सो रही होगी तब डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसा धमाका होगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। यह धमाका होने वाला है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में। अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी पर फिर से बैठने के बाद ट्रंप पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं। इस मीटिंग ने डीप स्टेट और भारत विरोधी इकोसिस्टम का खून सुखा रखा है, क्योंकि मोदी ट्रंप की मुलाकात से पहले ही ऐसे ऐसे काम हो गए जिसने हड़कंप मचा के रख दिया है। खास तौर पर डीप स्टेट के पैसे पर पल रहे उन लोगों की भयंकर रगड़ाई होने वाली है जो लोग एक इकोसिस्टम बनाकर पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन बॉस, अब मोदी ट्रंप की जोड़ी इन्हें छोड़ेगी नहीं, इन पर कहर बनकर टूटेगी। यह सब कैसे होने वाला है वो आज आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे मोदी से मीटिंग से पहले ही माहौल टाइट कर रखा है, मामला सेट कर दिया है। जब नरेंद्र मोदी का प्लेन अमेरिका में लैंड भी नहीं हुआ था, जब नरेंद्र मोदी का प्लेन हवा में ही था, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बड़े फैसले किए। नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही तुलसी गबार्ड की अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गई। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने खुफिया विभाग की पूरी जिम्मेदारी दे दी और तुलसी गबार्ड अमेरिका की वो हिंदुत्ववादी नेता हैं जो डीप स्टेट का काल मानी जाती है। यानी उधर मोदी का प्लेन लैंड कर रहा था और इधर डीप स्टेट को रगड़ कर रख देने वाली हिंदुत्ववादी तुलसी गबार्ड का अपॉइंटमेंट हो रहा था कि आज से आपको जिम्मेदारी दी जाती है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन लगा डाला। ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 1.5 घंटे बात की। अब आगे बातचीत शुरू होगी और सब कुछ सही रहा तो यूक्रेन रशिया युद्ध खत्म हो जाएगा। ट्रंप के दोनों ही फैसले बहुत बड़े हैं और यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि ये दोनों बड़े काम ट्रंप ने मोदी के ठीक अमेरिका पहुंचने के पहले किए। भाई, चाहते तो पुतिन से कभी और बात कर लेते, चाहते तो तुलसी गबार्ड को मोदी के जाने के बाद कहते कि तुम जिम्मेदारी ले लो, लेकिन ये दोनों ही काम की टाइमिंग और मोदी का अमेरिका पहुंचना सब इंटरकनेक्टेड है बॉस। और इसलिए जब पाठशाला में आप इन खबरों को डिटेल में समझेंगे तो समझ पाएंगे कि मोदी और ट्रंप के दिमाग में क्या बड़ा चल रहा है, कैसे भारत विरोधी इकोसिस्टम अब वेंटिलेटर पर जाने वाला है, कैसे एजेंडाधारी से लेकर पत्रकार के नाम पर फर्जी पत्रकारिता करने वाले और डीप स्टेट के पैसे पर पलने वाले फर्जी पत्रकार भी अब एक्सपोज होने वाले हैं। मोदी ट्रंप की मुलाकात क्या क्या बदल कर रख देने वाली है, सब आज विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कड़कड़ाती ठंड में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी गर्मजोशी से कैसा स्वागत हुआ है, जरा उसकी एक झलक देखिए। Excited to be here. We have people who are on crutches and they've braved this great winter and the snow. Modi ji, Modi ji. नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। मतलब अगर आप घड़ी की सुइयों को मिलाकर बैठिए तो करीब करीब अब से 5.5-6 घंटे बाद ट्रंप और मोदी आमने सामने हों और उनके मिलने का टाइम आए उससे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसलों की टाइमिंग देखनी चाहिए, जिससे साफ पता लग रहा है कि ट्रंप और मोदी के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ ऐसा जिससे डीप स्टेट और भारत विरोधी इकोसिस्टम की लंका लगने के पूरे आसार हैं। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने के ठीक पहले तुलसी गबार्ड की पोस्ट कंफर्म कर दी गई। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनाया है और पीएम मोदी से मिलने के ठीक पहले तुलसी गबार्ड का कॉन्फर्मेशन डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के तौर पर हुआ। तुलसी गबार्ड डोनाल्ड ट्रंप की बहुत खास है और नरेंद्र मोदी की फैन है। तुलसी गबार्ड अमेरिका की ऐसी नेता हैं जो सनातन की बातें करती हैं और हिंदू धर्म से उनका खास लगाव है। तुलसी गबार्ड भगवत गीता पढ़ती है, हिंदुत्व की बात करती हैं और सबसे बड़ी बात, डीप स्टेट और इकोसिस्टम की जमकर क्लास लगाती है। वैसे तो तुलसी गबार्ड का डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बनना तय था, लेकिन उन्हें आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी तब मिली जब नरेंद्र मोदी बस अमेरिका पहुंचने ही वाले थे। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि इस
इस फैसले का जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया इसका बड़ा मतलब है। पीएम मोदी के आने से पहले तुलसी गबार्ड को बड़ी जिम्मेदारी देकर ट्रंप ने मैसेज दे दिया है कि पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात डीप स्टेट में आग लगाने वाली। यहां जो लोग टैरिफ का हल्ला मचा रहे हैं वो इसी से सकते में आ गए, क्योंकि मोदी और ट्रंप की जोड़ी तो कुछ और ही प्लान कर रही। टैरिफ का मामला नहीं फंसने वाला बॉस, सब सेटल हो जाएगा, लेकिन दोनों देश तभी आगे बढ़ेंगे जब दीमक की तरह दोनों देश को खाने वाला जो इकोसिस्टम है ना, पहले उस दीमक का इलाज हो। और उस दीमक का इलाज शुरू हो गया, उसकी तस्वीरें हैं। आप खुद देखिए कि नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो सबसे पहली मीटिंग उन्हीं तुलसी गबार्ड से हुई है। पहली ही मीटिंग से मोदी ट्रंप ने एजेंडा सेट कर दिया। अमेरिका के सारे खुफिया विभाग के अधिकारी तुलसी गबार्ड को रिपोर्ट करते हैं। तुलसी गबार्ड लगातार डीप स्टेट को एक्सपोज करती रहती है। डीप स्टेट का इकोसिस्टम ट्रंप के पीछे पड़ा था। ट्रंप को जीतने से रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गई थी। यही डीप स्टेट, यही इकोसिस्टम भारत में भी अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करता है। मोदी को हराना चाहता था, भारत की रफ्तार को रोकना चाहता था, लेकिन पीएम मोदी डीप स्टेट के सामने दीवार की तरह खड़े रहे। और आपको याद होगा जब मैंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा था इलेक्शन के वक्त कि 4 जून के बाद इस पूरे इकोसिस्टम का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इस डीप स्टेट की खाट खड़ी करने के लिए ही ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस की कमान तुलसी गबार्ड को सौंप दी है। तुलसी गबार्ड को अमेरिका के डीप स्टेट के खिलाफ लड़ने वाली योद्धा माना जाता है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो डीप स्टेट की कठपुतली नहीं बनेगी। एक बार उनको सुनिए, फिर पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात से कैसे इस देश विरोधी इकोसिस्टम को झटका लगा है वो भी बताऊंगा। Accusing me of being Trump's puppet, Putin's puppet, Assad's puppet, a guru's puppet, Modi's puppet. The same tactic was used against President Trump and failed. The fact is, what truly unsettles my political opponents is I refuse to be their puppet. यानी तुलसी गबार्ड खुलकर बोलती हैं बॉस। वो कह रही हैं कि तुम लोगों की कठपुतली नहीं बन रही, यही तुमको दिक्कत है, इसलिए कभी मोदी का पपेट बताते हो, कभी ट्रंप की कठपुतली बताते हो। तुलसी गबार्ड डीप स्टेट और इकोसिस्टम की बैंड बजाने वाली है। पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड के बीच जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि यह सीधे तौर पर डीप स्टेट के इकोसिस्टम पर असर डालेगा। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया कि पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक बात हुई है। इसमें आतंकवाद शामिल है, साइबर सिक्योरिटी और उभरते हुए खतरों में खुफिया सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं और अगर अमेरिका भारत के साथ खुफिया जानकारियां साझा करता है तो इससे भारत विरोधी ताकतों को रोकने में मदद मिल सकती है। पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात का क्या इंपैक्ट होगा उसकी कुछ झलक आपको दिखाता हूं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। भाई, पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात का बड़ा इंपैक्ट दिखेगा मुंबई अटैक के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने में। इसमें और कामयाबी मिलेगी। तहव्वुर राणा मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल है। भारत लंबे वक्त से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। इसके अलावा खालिस्तानी पन्नू पर भी अमेरिका सख्ती दिखा सकता है। अमेरिका से ऑपरेट कर रहे गैंगस्टर्स पर भी शिकंजा कस सकता है। भारतीय एजेंसियां अपराधियों की लिस्ट अमेरिका को सौंप सकती हैं। ये पन्नू उन्नू को दो भाई, इसका तमाशा बंद करें। और लिस्ट में लॉरेंस गैंग के गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई समेत 10 गैंगस्टर भी शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हड़कंप तो उन लोगों में मचा होगा जो लोग डीप स्टेट से पैसा लेकर भारत में आग लगाने का एजेंडा चलाते हैं। और इनमें फर्जी पत्रकार भी है जो खुद को पत्रकार बताते हैं लेकिन भारत को बदनाम करना, भारत की विकास की रफ्तार को रोकना, किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना ताकि भारत की रफ्तार रुके, यह इनका एजेंडा रहा है। इसमें नेता भी हैं, बुद्धिजीवी भी। अमेरिका में जब से ट्रंप कुर्सी पर बैठे हैं उन्होंने यूएसएड जैसी संस्थाओं को रगड़ कर रख दिया, क्योंकि यूएसएड जैसी संस्थाएं अमेरिका का पैसा उन लोगों पर उड़ाती हैं जो लोग दूसरे देशों में आग लगाने का काम करते हैं। यूएसएड को लेकर नए नए खुलासे भारत में भी हो रहे हैं। जैसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो संसद में यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को लेकर बड़ी बात कह दी। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि यूएसएड से भारत विरोधी ताकतों को फंडिंग मिल रही थी। राजीव गांधी फाउंडेशन को यूएसएड ने पैसा दिया, यह आरोप लगा। देश के कई पत्रकारों को भी इसी यूएसएड से फंड मिला है, यह भी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा को यूएसएड से फंडिंग मिली। यूएसएड से जॉर्ज सोरोस को भी 5,000 करोड़ की फंडिंग मिली है, यह भी आरोप लगा। सोरोस ने इस पैसे का इस्तेमाल भारत को तोड़ने के लिए किया गया है, इसका भी बहुत गंभीर आरोप लगाया।
निशिकांत दुबे ने कहा कि ट्रंप सरकार तो यूएसएड की जांच कर रही है, भारत सरकार भी इसकी जांच करेगी। और इसलिए मैंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी तुलसी गबार्ड से मिल रहे हैं तो बॉस उन सारे लोगों की लिस्ट निकलेगी जो पैसा खाकर अपने देश को बेच रहे थे। सुनिए निशिकांत दुबे को, फिर आगे की बात बताता हूं। देश में कई संस्थाएं ह्यूमन राइट्स लॉ के नाम पर, शेरपा के नाम पर, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, राइट ऑफ फूड कैंपेन के नाम पर, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च के नाम पर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम पर, नमामि के नाम पर और इकोनॉमिक्स के नाते अमर सिंह के नाम पर इन सारे लोगों की यूएसएड पैसा देती है। और चाहे अग्निवीर हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, इन सारे चीजों में कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच। यानी आप सोचिए कि यूएसएड की मदद से डीप स्टेट ने भारत में अपनी फौज तैयार कर ली है, जो लगातार भारत की छवि को खराब करने में लगे रहते हैं। चाहे कोविड के दौरान भारत के कोलैप्स होने का फेक नैरेटिव हो, या फिर कोविड की स्वदेशी वैक्सीन के खिलाफ बातें हो, या फिर कोविड से मौत के आंकड़ों की बात करके कोविड से लड़ाई के खिलाफ दुष्प्रचार करना हो, अग्निवीर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, सरकार विरोधी आंदोलन हो, कुछ स्वघोषित कथित पत्रकार लगातार माहौल खराब करने में जुटे रहे। भारत की कोविड वैक्सीन को लेकर सवाल उठाया, मोदी सरकार के कोविड मैनेजमेंट पर सवाल उठे। भारत ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई तो उस पर भी सवाल उठा दिया, यह प्रभावी नहीं है, विदेशी वैक्सीन ज्यादा अच्छी है। अब इन सारे लोगों के बारे में जनता तो जान ही रही है, समझ रही है कि इनका एजेंडा कहां से कौन सेट करता है, लेकिन अब बकायदा नाम भी निकल कर आएगा कि किसको कहां पैसा मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। सुनिए निशिकांत दुबे, उन्होंने फर्जी एजेंडाधारी पत्रकारों के बारे में क्या कहा, फिर बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी को चुनाव में हराने के लिए डीप स्टेट ने भी साजिश की थी, उसका भी पर्दाफाश होगा। एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ईमानदार पत्रकारिता के नाम पर, लेफ्ट पत्रकारिता के नाम पर, एंटी मोदी पत्रकारिता के नाम पर कौन से लोग हैं जो विदेशी ताकतों के साथ पैसे लेकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए और भारत के प्रधानमंत्री जी की इमेज को चौपट करने के लिए लगे रहे, उन सबों का खुलासा हुआ है। यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के कारनामों की पोल अब खुल रही है। अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी माइक बेंज ने यूएसएड के जरिए हो रही साजिशों के बारे में खुलकर बताया। माइक बेंज 2020 से 2021 तक अमेरिकी विदेश विभाग में उप सचिव थे। माइक बेंज के खुलासों के बाद तो हंगामा मच गया। माइक बेंज ने बताया कि यूएसएड के जरिए अमेरिका ने भारत की आंतरिक राजनीति में दखल दिया। 2019 के चुनाव में यूएसएड ने बीजेपी को चुनाव हराने के लिए फंडिंग की थी। यूएसएड ने पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ चुनावी नैरेटिव तैयार किया। यूएसएड ने सोशल मीडिया पर मोदी समर्थक कंटेंट पर रोक लगाने की भी कोशिश की थी। माइक बेंज ने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर जैसी कंपनियों पर अमेरिकी विदेश विभाग ने दबाव डाला था, जिससे मोदी समर्थक कंटेंट को रोका जा सके। व्हाट्सएप की मैसेज फॉरवर्डिंग सीमा को जनवरी 2019 में कम करना भी इसी रणनीति का हिस्सा बताया गया। बॉस, ये भाई साहब तो तब का बता रहे हैं जब वो उस समय कार्यकाल में थे। मैं तो आपको इस पिछले चुनाव का बता रहा हूं। हम में से कई पत्रकारों ने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कुछ कंटेंट को रोका जा रहा था और कुछ कंटेंट को बिना सिर पैर के प्रमोट किया जा रहा था अलग अलग कंपनियों के जरिए, चाहे यूट्यूब हो, दूसरी कंपनियां हो, ट्विटर वगैरह वगैरह जो भी हो, बॉस वो बहुत अलार्मिंग था, बहुत अलार्मिंग था। और अब वो सब राज खुलेगा। यूएसएड का मकसद अलग अलग देशों में सरकार विरोधी आंदोलनों को फंड करना, सरकारों को अस्थिर करना है, जिससे डीप स्टेट को फायदा हो सके। बांग्लादेश का उदाहरण सामने है, जहां डीप स्टेट सरकार को गिराने में सफल रहा। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को अस्थिर करने के लिए कितने बड़े स्केल पर प्लानिंग और फंडिंग हुई थी, इसके बारे में माइक बेंज ने खुलासा किया। माइक बेंज ने एक इंटरव्यू में बताया कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को गिराने के लिए यूएसएड और उससे जुड़े संगठनों ने मिलकर काम किया। बांग्लादेश में लोगों के अंदर सरकार विरोधी सेंटिमेंट पैदा किया गया। सरकार विरोधी माहौल बनाने के लिए रैप म्यूजिक ग्रुप को फंडिंग हुई। ऐसे गाने बनवाए गए जिससे माहौल खराब हो, लोग सड़कों पर आ जाएं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक बनाने में इन गानों का बड़ा योगदान है। यूएसएड और अन्य संगठनों ने सेना, आतंकियों, अपराधियों तक को पैसा दिया। समाज के लोगों में नफरत पैदा करने के लिए पैसा दिया गया। यानी बांग्लादेश में जिस आंदोलन को लोग छात्रों का आंदोलन समझ रहे थे, वो यूएसएड और डीप स्टेट के संगठनों की प्लानिंग का नतीजा था। और वहां शेख हसीना की सरकार गिर गई।
आंदोलन में कई लोग मारे गए और उसकी जिम्मेदारी भी शेख हसीना पर डाल दी गई। यह मत सोचिए बॉस, ये भारत में ये लोग ये करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये सफल नहीं हो रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन प्रयास तो हो रहा है। और अपने आसपास जो जो होता है ना, अब उसको इस चश्मे से देखिए, इस नजरिए से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक पूरा टूल किट आता है और इकोसिस्टम एक्टिव होता है, उसमें खर्चा पैसा कहां से उड़ रहा है, सब समझ में आएगा आपको। बाइडेन सरकार के दौरान अमेरिका में यूएसएड के जरिए जो खेल हुआ उससे ट्रंप अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया था। फिर सत्ता संभालते ही ट्रंप ने बांग्लादेश में अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे से चल रहे डीप स्टेट की फंडिंग रोक दी, यूएसएड पर ब्रेक लगा दिया कि अरे यार, तुम मेरा पैसा लेके और इधर उधर जो है पैसा खर्च कर रहे हो दूसरी देश की सरकारें गिराने में। और आप बताइए, जॉर्ज सोरोस, इतना अरबपति आदमी, उसको भी ये लोग फंड कर रहे हैं। वो अपने पैसे से मोदी को नहीं हटाना चाहता है, वो भी अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा लेके यूएसएड से कह रहा है कि हम इधर पंप करेंगे और मोदी को हराएंगे। ये माहौल है इन लोगों का। अब जब पीएम मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो बांग्लादेश पर भी बात होने की संभावना है, क्योंकि दोनों ही नेता बांग्लादेश में यूनुस सरकार से भयंकर नाराज हैं। दोनों ही मोहम्मद यूनुस को डबल डोज देने वाले हैं, यानी बाइडेन सरकार में साजिश के तहत जो तख्ता पलट हुआ था उसे मोदी ट्रंप की जोड़ी फिर से ठीक करने का प्रयास करेगी। यूएसएड की फंडिंग पर ट्रंप ने रोक लगा दी है। यूएसएड की स्थापना 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने की थी और इसका काम दुनिया के अलग अलग देशों में संकट के समय मदद करना था। लेकिन यूएसएड किस तरह से सरकारों को गिराने और अस्थिर करने के काम करने लगा, वो आपको बताता हूं। यूएसएड ने सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को 2361 करोड़ रुपए की फंडिंग की। ओसीसीआरपी संस्था को 58 करोड़ रुपए की फंडिंग की। ओसीसीआरपी में जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन भी फंड करता है। ओसीसीआरपी भारत विरोधी नीति की वजह से चर्चा में रहता है। बांग्लादेश में सरकार विरोधी आंदोलन को फंड किया। बांग्लादेश में छात्रों के संगठनों को यूएसएड से मोटा पैसा मिला। इसी आंदोलन की वजह से शेख हसीना की सरकार गिरी थी। नेपाल में नास्तिकता को बढ़ावा देने के लिए लाखों डॉलर की फंडिंग हुई। एथिस्ट आंदोलन के बाद नेपाल को हिंदू राष्ट्र से सेक्युलर देश बना दिया गया। इसी सब को मोदी ट्रंप मिलकर रोक रहे हैं और डीप स्टेट के खिलाफ वॉर छेड़ दिए। एक तरफ पीएम मोदी डीप स्टेट की क्लास लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके निशाने पर कनाडा और अमेरिका में पनप रहा खालिस्तानी नेटवर्क भी है। और इसलिए अब से कुछ घंटे बाद मोदी ट्रंप मिलेंगे तो बॉस बहुतों की क्लास लगनी। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी पीएम मोदी अमेरिका में अहम मीटिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी अमेरिका के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज से मिलने वाले हैं। पीएम मोदी से मिलने के लिए एनएसए पहुंच चुके हैं। एनएसए माइकल वॉल्ट्ज वो व्यक्ति, एनएसए मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जैसे अपने यहां अजीत डोवाल हैं तो अमेरिका में माइकल वॉल्ट्ज हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो चीन के खिलाफ ज्यादा आक्रामक नीति के पक्षधर हैं, जो आतंकवाद पर पाकिस्तान की क्लास लगा चुके हैं, जो खालिस्तान समर्थक संगठनों की निंदा कर चुके हैं और भारतीय काउंसुलेट के सामने खालिस्तान समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ बोल चुके हैं। एनएसए माइकल वॉल्ट्ज अमेरिका के वॉर वेटरन हैं, यानी कई युद्ध में शामिल हो चुके हैं। अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉकस के प्रमुख हैं। इंडिया कॉकस अमेरिकी सांसदों का एक समूह है जो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने की पैरवी करता है। माइकल वॉल्ट्ज भारत के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हैं, भारत अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ाने की वकालत करते हैं। वॉल्ट्ज कह चुके हैं कि 21वीं सदी में भारत अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार होगा। साल 2023 में अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का भाषण था और इस भाषण की व्यवस्था वॉल्ट्ज के पास थी। वॉल्ट्ज साल 2023 में भारत भी आए थे, स्वतंत्रता दिवस परेड में हिस्सा लिया था और पीएम मोदी से अलग से मुलाकात भी की थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप की टीम एक तरीके से ऐसे लोगों से बनी हुई है जो भारत की भी टीम कहिए तो गलत नहीं होगा। अमेरिका में एनएसए राष्ट्रपति के टॉप एडवाइजर में से एक होता है। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को शेप देने में एनएसए की अहम भूमिका होती है। जब ट्रंप ने माइकल वॉल्ट्ज को एनएसए बनाया था तभी यह कहा जा रहा था कि माइकल वॉल्ट्ज की नियुक्ति से भारत को फायदा होगा। माइकल वॉल्ट्ज चीन और कनाडा से भारत के मौजूदा विवादों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। माइकल वॉल्ट्ज की नियुक्ति करके ट्रंप ने कनाडा को भी भारत के खिलाफ कूल डाउन होने के संदेश दिए थे कि थोड़ा थांबा, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। माइकल वॉल्ट्ज के आने से जस्टिन ट्रूडो को यह मैसेज चला गया था कि आप भारत से ना उलझो, दूर रहो, और वैसा ही हुआ। ट्रंप के आने से पहले ही जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी चली गई। खालिस्तानियों पर कनाडा के सुर बदल गए। कनाडा की जांच रिपोर्ट में भारत के खिलाफ कोई सबूत तक नहीं मिला और यह तो तब हुआ जब ट्रंप ने कुर्सी संभाली नहीं थी। अब आज मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो सोचिए क्या क्या होगा। मोदी और ट्रंप की मीटिंग से पहले ही डीप स्टेट की कुछ दुकानों पर तो ताले लग गए। जो बचे हैं उनकी फाइल मोदी और ट्रंप मिलकर निपटा देंगे।
लेकिन ट्रंप के लिए एक चैलेंज ऐसा है जिसमें उन्हें पीएम मोदी का साथ चाहिए। इसलिए जब पीएम मोदी का प्लेन अमेरिका में लैंड करने वाला था, उससे ठीक पहले ट्रंप ने अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा दांव खेल दिया। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने पुतिन को फोन घुमा दिया। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे बात चली। दोनों नेताओं ने युद्ध रोकने के प्लान पर आगे बढ़ने का फैसला किया। पुतिन ने तो ट्रंप को रूस आने का न्योता भी दे दिया। ट्रंप ने भी बताया कि वो जल्द ही सऊदी अरब में पुतिन से मिल सकते हैं। पुतिन से बात करने के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात की। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकना डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ट्रंप ने चुनाव में बार बार कहा था कि वो राष्ट्रपति बने तो 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप कहते रहे हैं कि वो अमेरिका के संसाधनों को युद्ध में बर्बाद नहीं होने देंगे। ट्रंप ये जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो बॉस दुनिया में उनका ही डंका बजेगा, और इसलिए ट्रंप के लिए यह सबसे बड़ा काम है जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप यह भी जानते हैं कि अकेले यह काम करना बहुत मुश्किल है, और जिस नेता की उन्हें जरूरत है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के साथ लिए बिना वो ये युद्ध शायद ही रुकवा पाए। और इसलिए आप ट्रंप और पुतिन की बातचीत की टाइमिंग देखिए। इधर पीएम मोदी अमेरिका में लैंड करने वाला था उनका प्लेन, और वहां ट्रंप ने पुतिन को फोन लगा दिया। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। ट्रंप ने पुतिन को कॉल करने के लिए ऐसा वक्त चुना जब पीएम मोदी अमेरिका बस पहुंचने वाले थे। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि जब पीएम मोदी ट्रंप से मिलेंगे तो दोनों के बीच यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत हो सकती है। ट्रंप यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि पुतिन और मोदी अच्छे दोस्त हैं, और रूस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं। ट्रंप ने पुतिन से बातचीत करके युद्ध को रोकने के लिए पहला कदम तो बढ़ा दिया, लेकिन इसके आगे क्या होगा? सिर्फ पुतिन से बात करने से युद्ध नहीं रुक जाएगा। उन्हें युद्ध रोकने के लिए एक प्लान चाहिए, एक रणनीति चाहिए, पुतिन से डील करने की स्ट्रैटेजी चाहिए। और इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि ट्रंप पीएम मोदी से इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। यहां एक और बात भी ध्यान देने वाली है कि ट्रंप इजरायल युद्ध भी रोकना चाहते हैं। पीएम मोदी के आने से पहले ट्रंप ने हमास के भी सारे बंधकों को छोड़ने का अल्टीमेटम दिया हुआ है। यानी आप देखिए कि इधर मोदी और ट्रंप मिलने वाले हैं, और उधर इसी टाइमिंग के बीच ट्रंप बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। मतलब ट्रंप के पास तो इस वक्त सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। उन्होंने चीन से टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, हमास को धमकी दे दी है कि सैटरडे 12:30 बजे तक सबको छोड़ो, नहीं तो नरक मचा दूंगा। पुतिन से डील करनी है। यानी ट्रंप भयंकर फंसे हुए हैं। लेकिन इसके बीच भी उन्होंने पीएम मोदी से मिलने के लिए वक्त निकाला, उन्हें व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया, क्योंकि ट्रंप समझते हैं कि बिना भारत के, बिना मोदी के इस वक्त दुनिया में आगे बढ़ना मुश्किल है। ट्रंप इतने बिजी हैं तो वो पीएम मोदी से बाद में भी मुलाकात कर सकते थे, लेकिन ट्रंप ये जानते हैं कि जितना जरूरी उनके लिए चीन से लड़ना, यूक्रेन युद्ध रोकना, ये सब कुछ है, उतना ही जरूरी पीएम मोदी से मिलना है। और आप इसी से अमेरिका और भारत के रिश्तों की अहमियत समझ सकते हैं। आप इसी से पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी की जुगलबंदी समझ सकते हैं कि ट्रंप ने अपने सबसे क्रूशियल टाइम में अमेरिका के पुराने सहयोगियों को याद करने के बजाय पीएम मोदी को मिलने के लिए न्योता भेजा। और यह मुलाकात अब से बस कुछ ही घंटों में होने वाली है, और इस मुलाकात का एक एक चैप्टर, एक एक डिटेल के साथ वाला चैप्टर कल लेकर आऊंगा पाठशाला में।